गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDMN शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने नियतिवाद की बात की थी, निश्चयवाद की। अब हम बात करते हैं नव निश्चयवाद। बच्चों, नियतवाद, निश्चयवाद, संभव्यवाद की हम बात पहले कर चुके हैं, पर उनकी जो समर्थक हैं उनकी बात नहीं की थी। तो नव निश्चयवाद की जो स्थिति है उनके समर्थकों की बात करते हैं। आजकल निश्चयवाद की जो विचारधारा है उसका मान्यता लगातार कम होता जा रहा है और संभव्यवाद के समर्थक लगातार पनप रहे हैं। यानी निश्चयवाद में स्थिति ये थी कि मनुष्य प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है, प्रकृति का दास है। पर उसकी जगह संभव्यवाद की स्थिति आती है कि व्यक्ति प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है, अपने नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करके अपनी कौशल, शक्ति, बुद्धि के साथ वह कार्य करता है और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। अब प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता रहता है और अपनी जो संसाधन है उनकी पूर्ति मनुष्य करता है। नियतिवाद के समर्थन निराशावादी और भाग्यवादी हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक युग में मानव की सफलता के पक्ष में यह विचार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। किसी सीमा तक वातावरण के प्रभाव उपेक्षा करके मानव प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि वातावरण के विरुद्ध जो कार्य करेगा मनुष्य तो उसका प्रगति संभव नहीं है। वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्यों और गतिविधियों के दृष्टिगोचर रहता है, दिखाई देता है, और परंतु पूर्णतः प्रभाव नियंत्रण में नहीं है कि मानव वातावरण के साथ कुछ न कुछ कार्य करता है और दृष्टिगोचर हमें दिखाई देते हैं, पर पूर्ण रूप से मानव प्रकृति पर विजयी नहीं है, अपने नियमों में नहीं बांध सकता, वह उसका कैदी भी नहीं है, उस उपयोग में अपनी बुद्धि और कौशल में काम कर ले सकता है। तो ये स्थिति होती है नव निश्चयवाद की। टॉपिक है नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद की जो स्थिति है, पहले जो आजकल निश्चयवाद की जो विचारधारा है लगातार कम होती जा रही है और संभव्यवाद के समर्थन बढ़ रहे हैं। आजकल निश्चयवाद की विचारधारा कम होती जा रही है और संभव्यवाद के समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी और भाग्यवादी हैं। भाग्यवादी हैं क्योंकि उन्होंने कहा है आधुनिक युग में मानव की सफलता के समकक्ष में अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा है कि मानव वातावरण के विरुद्ध कार्य करके अपनी कार्यशीलता को एक लंबे समय तक नहीं चला सकता। इन्होंने ये कहा है कि प्रकृति के जो विरुद्ध कार्य करते हैं उनके विरुद्ध करेंगे तो प्रकृति उनके विरुद्ध कार्य करेगी, तो किसी भी सीमा के वातावरण प्रभाव की अपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता।
तो किसी भी सीमा तक कार्य करके उनके प्रभाव गतिशील नहीं हो सकते हैं। मानव अपनी समुचित व्यवस्था प्रकृति के नियमों में रहकर करता है। अगर उनके नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो वो काफी समय तक नहीं टिक पाते हैं, प्रभावित हो जाता है। मानव की जो गतिविधियां हैं, वो कार्य हैं, उनका सभी का दृष्टिगोचर दिखाई देता है। उसे पूर्णतः उसका प्रभाव नियंत्रण में नहीं हो सकता है। तो वातावरण पर मानव जो भी कार्य करता है वह कार्य पूर्णतः सफल नहीं हो सकते हैं। और न ही वह प्रकृति का कैदी है। वह अपनी बुद्धि, अपनी बौद्धिक विकास और कौशल से कार्य करता है। ये स्थिति है, इनकी स्थितियां नवनिश्चयवाद की समर्थकों की। इन्होंने कहा है कि न तो मानव प्रकृति पर अच्छी तरीके से विजय प्राप्त करता, लंबे समय तक टिक सकता है, और अगर उसके नियमों में बंधकर कार्य करेगा तो ही उसकी स्थिति एक अच्छी आयाम तक पहुंच सकती है। पर जैसे ही मानव नियमों को पालन करेगा तो उससे प्रकृति नुकसान पहुंचाएगी और प्रकृति से भयभीत होकर मनुष्य एक निराशा की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब जो नवनिश्चयवाद में है, प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर हैं, उन्होंने कहा है निश्चयवाद का संशोधन करके उसे रुको और जाओ नवनिश्चयवाद की स्थापना की है। प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद की जो अवधारणा है उसमें संशोधन किया है। उस संशोधन करके कहा है रुको और जाओ की स्थिति अपनाई है। उन्होंने कहा है मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति के विरुद्ध मानव कार्य कर सकता है, स्वामी है, और न ही मानव कार्य करने की क्षमता असीमित है, वो अलग अलग स्थितियों में कार्य कर सकता है। तो उनके अनुसार साम्यवादी विचारधारा में बताया कि मानव व प्रकृति में निरंतर परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन भूतल पर सफलतापूर्वक चल पाता है। निश्चयवाद की अवधारणा में मानव की क्रियाओं में संशोधन करके रुको और जाओ की विचारधारा दी है। इन्होंने कहा है कि मानव न तो प्रकृति का दास है, न ही स्वामी है। वह प्रकृति के विरुद्ध भी कार्य नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों में रहकर कार्य करता है।
और न ही और मानव की जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं एवं कार्य हैं, वो असीमित है। इन्होंने कहा है न तो प्रकृति का दास है न स्वामी है, परंतु उनका जो कार्य है वो वातावरण के विरुद्ध भी नहीं हो सकता है, और मनुष्य की कार्य असीमित है, जिससे मनुष्य प्रकृति मानव और प्रकृति के मध्य पारस्परिक क्रिया होकर होती रहती है, और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लगातार करता रहता है, और अपना भूतल पर अपना जीवन यापन कर रहा है। उन्होंने ये इस विचारधारा प्रकट की है कि संवेवाद की तरह ही समर्थक केडमियन ने प्रेरी जो क्षेत्र है उन खाद ले जाने का उदाहरण दिया है, और उत्तरी डेनमार्क के क्षेत्रों में ऊसर भूमि का उल्लेख किया है, तो उपयोगी बनाने की अवधारणा व्यक्त की है। तो एक क्षण के लिए स्वयं अस्वीकार नहीं कर सकता है, वह मानव अत्यांश योगदान देता है, परंतु ऊसर भूमि में खाद नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन्होंने जानता है कि ऊसर जो भूमि है खाद नहीं ले जा सकता, नहीं डेनमार्क निवासी अनुपजाऊ प्रदेश का विकास कर पाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में एक ऐसी स्थिति है, मरुस्थलीय स्थितियां बनी हुई है। विश्व के अच्छे क्षेत्रों में चुनने में स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी वह ऐसे क्षेत्रों में ऐसी प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, और मानव अपनी विचारधाराओं के अनुसार आगे की ओर क्रियाशील रह सकता है। उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर हम कहें कि मानव किसी उन्नति की तीव्रता कम कर सकता है, परंतु उसे रोक भी सकता है, ये सभी स्थितियां मानव की बुद्धि और वातावरण के अनुकूल रहकर कार्य करती हैं। उन्होंने कहा है कि शुष्क मरुस्थलीय भागों में जल के पर्याप्त का प्रबंधन नहीं होने के कारण वह मनुष्य गन्ना और चावल का उत्पादन नहीं कर सकता। मानव बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, और इसी तरह टुंड्रा जैसे शीत जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, बिना आवश्यक तापमान के वहां फसलों का उत्पादन नहीं कर सकता। तो मानव की स्थिति में सुधार देखा गया है इन्होंने कहा है कि मानव मरुस्थलीय शुष्क भाग में बिना जल गन्ना एवं चावल की फसल नहीं उगा सकता, क्योंकि वह मूर्ख नहीं है। इसी प्रकार टुंड्रा क्षेत्रों में वनस्पति के साथ वह फसलों को नहीं उगा सकता, है, क्योंकि उन क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ भाग है, बिना आवश्यक तापमान के वह कार्य नहीं हो सकता।
ऊबड़ खाबड़ भाग एवं बिना तापमान के फसलें पैदा नहीं हो सकती। है तो ये अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के अलग अलग मत हैं, सभी मत अलग अलग देते हैं। इसमें और मार्टिन भी है, उसका उदाहरण देता है FN मार्टिन, उसके अलावा टेलर। ये सभी स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखी गई हैं।